वेरी गुड इवनिंग व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान दीशान मियां आपका फेवरेट प्रोग्राम कुली मशहूर के साथ हाजिर हूँ। आज इस साल का आखिरी प्रोग्राम है, तो इसलिए हम ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे, जिसमें हम आपको 2013 में जो भी कानून में चेंजेस आई हैं, चाहे वो सिविल लॉ में आई हैं और इमिग्रेशन लॉ में आई हैं या क्रिमिनल लॉ में, उसमें आपको गाइड करेंगे। इस प्रोग्राम में थोड़ा सा हम अपना पैटर्न भी चेंज करेंगे, जिसमें हम पहले हाफ में तो आपकी कॉल लेंगे, लेकिन उसका जवाब अब हमको सेकंड हाफ में देंगे, और सेकंड हाफ में भी हम आपकी कॉल लेंगे। पहले हाफ में हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी तब्दीलियाँ आई हैं इमिग्रेशन रूल, इमिग्रेशन लॉ में और दूसरे एरियाज ऑफ लॉ में, उसको थोड़ा सा अपने नाज़रीन की रहनुमाई की जा सके। आज मेरे प्रोग्राम में मेरे जो ऑफिस की 40% उर्दू स्पीकिंग टीम है, मैं उनको अपना साथ लेके आया हूँ। मेरे राइट पे बैठे हैं शाम डार साहब, ये सोलिसिटर हैं। उनके साथ इमरान साहब हैं, जो वैसे भी प्रोग्राम में आते हैं, ये भी सोलिसिटर हैं। उनके साथ फ़रूक जोई हैं, इज़ वेरी सीनियर सोलिसिटर। मेरे लेफ़्ट पे हैं मजीद साहब बैठे हैं, ये क्वालिफाइड हैं और 6 ईयर से ज़्यादा इनका तजर्बा है इमिग्रेशन लॉ में। उनके साथ अतिया बानो बैठी हैं, ये भी क्वालिफाइड सोलिसिटर हैं। और उनके साथ साजिद है, जो कि हमारे प्रोग्राम में भी अक्सर आते हैं, ये भी क्वालिफाइड सोलिसिटर हैं। तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया, हम आज जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम बताएं कि इस साल क्या चेंजेस आई हैं, उन चेंजेस का क्या इफेक्ट हुआ है, कितनी चेंजेस रह गई हैं और कौन सी चेंजेस अभी पेंडिंग हैं, जिनमें अभी रिजल्ट आना है, क्योंकि कुछ चीज़ें चैलेंज हो चुकी हैं कोर्ट में और कोर्ट में उनका डिसीजन पेंडिंग है, उन पर क्या आउटकम मुतवक्किल है। इसके अलावा हम आपकी कॉल लेंगे। और आज का प्रोग्राम है मजीद साहब से शुरू करेंगे, फिर हमारा जो सारे कुलीग हैं वो डिस्कशन करेंगे इस बारे में, और साथ हम आपकी कॉल लेंगे। जी मजीद साहब, आप कुछ हमें बताएंगे कि इस साल कितनी चेंजेस आई हैं और उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है? इस साल तकरीबन अराउंड 100 यानी कि 97 चेंजेस ओवरऑल आई हैं, लेकिन और ये सारी इमिग्रेशन रूल्स में, सारी इमिग्रेशन रूल्स में मोस्टली आई हैं। और मैक्सिमम जो है इस मंथ में अराउंड 17 जो हैं वो आई हैं। इवन कि ऑन 25 को एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस आई है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से। तो एक साल में 97, एक मंथ में 17। आई डोंट नो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करना चाहती है इस बारे में। जी इमरान साहब, आप थोड़ा बताएंगे। ऐसे नहीं लगता कि जो पॉलिसीज है इतनी इनकन्सिस्टेंट रही हैं इस साल और इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रही हैं कि जैसे एकदम कोई ख्याल आता है और कहता है अच्छा ठीक है ये कर लेते हैं, ये नहीं होता तो ये कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ लॉ और ये पॉजिटिव सेंस में जा रही है कि इसमें कुछ कंट्राडिक्शन आ रही है या इनकन्सिस्टेंसी है या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है? थैंक यू जिशान। इसमें सबसे जो मेजर चीज़ है वो जो तमाम तब्दीलियाँ जो ज़्यादातर आई हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो ज़्यादातर तब्दीलियाँ जो अपेंडिक्स एफएम के बाद आई हैं, जो जुलाई 2012 में जो अपेंडिक्स आई है एफएम में, जो रूल्स चेंज हुए हैं पार्ट 8 के अंदर इमिग्रेशन रूल्स में, उसके बाद मेजर चेंजेस आई हैं। उसकी सबसे मेजर रीज़न रही है कि ये तमाम जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इवन के कोर्ट में भी जाके इसको एक्सप्लेन करना और जज से जाके उनको एक्सप्लेन करना और उनको समझाना, ये बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तो जजेस के तमाम ओपिनियंस को देखते हुए, वकला के ओपिनियन को देखते हुए और ओवरऑल जो प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी उनको ऑब्जर्व करते हुए ये सारी चेंजेस की गई हैं। डेफिनेटली जब पहले ये अपेंडिक्स एफएम जो है जो दी गई है उसको कम्प्रीहेंसिवली इसको स्टडी किए बगैर, ये रिसर्च किए बगैर दिया गया, जिसकी वजह से ये सारी की सारी चेंजेस जो अभी वक्तन फ़क्तन आती जा रही हैं। अभी किसी हद तक जो है वो रूल्स किसी हद तक वो सीधे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो इस फैमिली जो रूल्स हैं, जो फैमिली से रिलेटेड रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर अभी भी बहुत सारी चेंजेस मतवक्को हैं जो कि नेक्स्ट कमिंग ईयर में आएंगी। आप देखेंगे ख़ासतौर पर जब यूरोपियन लॉ के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं, उसके साथ साथ जो इमिग्रेशन रूल्स के अंदर भी पर्टिकुलरली कुछ चेंजेस नए साल के पहले जो क्वार्टर में आ रही हैं इंशाल्लाह। ये मैं अपने बाकी कुलीग को भी इनकरेज करूँगा कि अगर वो इमरान साहब से मुतफिक है या मुतफिक नहीं है तो इस बारे में अपनी राय का थोड़ा इजहार करें। कुरान भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है सारी सिचुएशन को, जो लॉ में चेंजेस आई अपेंडिक्स एफएम के मुतल्लिक। उसके अंदर अपेंडिक्स एफएम के मुतल्लिक जो मेन मकसद उनका था वो था आर्टिकल 8 को एक्सप्लेन करना और इंटरप्रेट करना अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको माना देना चाहता था। उसके अंदर उन्होंने बहुत लिमिटेड कर दिया अपेंडिक्स एफएम के थ्रू आर्टिकल 8 को, जो प्राइवेट लाइफ और फैमिली लाइफ जो मेन एरिया है इमिग्रेशन लॉ का रेलिवेंट टू द ह्यूमन राइट्स है। तो उसके अंदर बेसिकली उन्होंने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनमें एक टेस्ट जो उन्होंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया वो था इनसरमाउंटेबल सर्कमस्टांसिस का। ये जो टेस्ट है ये रेलिवेंट है जब किसी शख्स ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की हो
और उस केस के अंदर जिसके अंदर ये टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ उसके अंदर बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन इसको जनरली अप्लाई करके अपेंडिक्स एफएम के थ्रू और जो कन्वेंशनल लॉ है, जो आर्टिकल 8 का असल माना है, उसको दबाने की कोशिश की गई इसके थ्रू, और जिसको चैलेंज भी किया गया लेटर ऑन केसेस के अंदर, और इस वजह से फिर केसेस के अंदर एमएफ के केस के अंदर और डिफरेंट अदर केसेस के अंदर, अपर ट्रिब्यूनल के केसेस के अंदर, कोर्ट ऑफ अपील के केसेस के अंदर उन्होंने जजेस ने इस बात को क्लियर कर लिया कि अगर कोई शख्स जो इमिग्रेशन लॉ के तहत आर्टिकल 8 जो इंटरप्रिटेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर रहा है आर्टिकल 8 की, अगर उसमें नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंक्लूसिव इस बात पर डिटर्मिनेशन है। इसके अलावा भी आपको आर्टिकल 8 का जो कन्वेंशनल माना है उसके तहत जो केसेस लॉ के केसेस हैं उसके मतलब उसके मुताबिक इसको अप्लाई करना चाहिए। जी तो साजिद, ये आपने थोड़ा बिल्कुल सही बताया। मैं इस बारे में पैनल की जो है वो इस तरफ भी नज़र दिलवाना चाहूँगा। ख़ास तौर पे आपने नोटिस किया होगा कि जो ख़ास तौर पे जो ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे जो एप्लीकेशंस फाइल की जाती हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इमरान भाई सॉरी, एक कॉल आ रही है, हम थोड़ी सी कॉल भी साथ शामिल करें। जी हेलो 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 सर। जी आपकी कॉल मिल चुकी है, अपना क्वेश्चन बताएं। हाँ जी सर, पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को हैप्पी न्यू ईयर बोलूंगा, जी आपको नए भी। साल की शुभकामनाएं दूंगा, और साथ साथ पूरी बीन्स टीवी की टीम को भी नए साल की बधाई दूंगा सर। और दूसरी बात यह है कि मेरा सवाल ये है कि मैं सर इधर स्टूडेंट वीजे पे हूँ लास्ट 9 ईयर से, और अभी मेरा कॉलेज रिवोक हो चुका है सर, और 10 ईयर होने को मेरे सिर्फ 10 मंथ रहते हैं सर। अब मैं पूछना चाहता हूँ सर, अगर मैं नया कॉलेज ढूंढ के अभी अप्लाई करूँ। ठीक है, आपका सवाल समझ आ गया। आप प्रोग्राम देखते रहे, हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि आपको नया कॉलेज लेना चाहिए, आपके पास क्या हल है अपने स्टेटस को कंटिन्यू करने को, रेगुलराइज करने का। हम नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मेरा सवाल ये है कि मैंने ना FLR की एप्लीकेशन की थी, मेरा बच्चा और मेरी वाइफ ब्रिटिश थी, तो उन्होंने ना मुझे रिफ्यूज कर दिया, और मुझे ना उन्होंने ना अपील का राइट दिया है जो कि अंडर सेक्शन 82 है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि कितना टाइम लगेगा मेरी हियरिंग डेट आने में, तो आप जो नए रूल्स बता रहे हैं आपने अपील ऑलरेडी फाइल कर दी है? बता दीजिए। ये आपने अपील फाइल कर चुके हैं आपके, नहीं अभी की आपने? जी मेरा कंप्लीट हो गया सर। अच्छा ठीक है, आपको ब्रेक के बाद आपको जवाब देते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो हेलो जी, आपकी कॉल मिल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। I made an application on FLRO ground before 9th of July 2012, Right. and which was refused under new rules on 2013 Okay. in June 2013. Okay. Hello. Yes, And, my wife is a British citizen, and the application was refused under these ground that under the new rules on Appendix FM they applied on it, but the application was made before 9th of July 2013. I understand your I question. just want There to know are they- number they of mentioned cases in on the- similar my ground. wife We is are a- dealing and in the she's course. What I'll do, I'll take your call after the break. Will give you answer and will tell you how we are dealing with your cases similar like your case. जी हम ये लास्ट कॉल लेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कशन में जाएंगे, उसके बाद फिर हम कॉल लेंगे ब्रेक में जाने से पहले। हेलो आफ्टर द ब्रेक। ओके। हेलो, नहीं आपकी कॉल मिल चुकी है, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है। जी अतिया, वो साजिद कह रहे थे कि काफ़ी कन्फ्यूजन आ रही है, जजेस भी थोड़े से प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन ज़्यादा वादे हो रही है, एक स्ट्रीम लाइन बन रही है। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस साल का, जितनी डेवलपमेंट हो रही है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये है कि जो डेवलपमेंट में आ रही हैं, जब भी कोई डेवलपमेंट आती है डेफिनेटली कन्फ्यूजन तो क्रिएट होती है, तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है स्लोली, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि चेंजिंग इतनी क्विकली आती हैं कि रियली इट्स रियली हार्ड कि आप कोर्ट में जाके जजेस को कन्विंस वगैरह कर सकें। जी इमरान भाई आप थोड़ा सा बताएंगे। देखें, जो इनकी बात बड़ी अच्छी है कि जब भी कोई चेंजेस आती हैं या डेवलप होता है लॉ, तो उसे अडॉप्ट करने में टाइम तो लगता है, लेकिन इस साल इन पर्टिकुलर जैसे मुझे साहब ने कहा कि 97 चेंजेस इन 1 ईयर एंड 17 ओनली इन दिसंबर, ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी तो आ रही है। इसमें मेन चीज़ ये इसमें कि जो ये 97 जो चेंजेस आई हैं, ये सारी की सारी मेजर चेंजेस नहीं हैं।
मेजर चेंजेस इसमें सिर्फ 15 से 20 के करीब हैं, बाकी सारी माइनर चेंजेस हैं। अगर जब फॉर एग्जांपल अगर कोई जनवरी के अंदर कोई चेंज आई है मेजर चेंज, उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए फर्दर माइनर चेंजेस आई हैं, तो सारी कैलकुलेट करें तो ये 97 है। अदरवाइज मेजर चेंजेस 10 से 15 के करीब मेजर चेंजेस हैं। और जो बाकी हैं वो जो मेजर चेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए हैं, ऑफ कोर्स कुछ लकूना रह गए होंगे तो बाकी चेंजेस आई हैं, लकूनास रहे हैं और अभी तक बाकी तो हैं। जो जिसका मतलब है कि जो पहली इनिशियल अमेंडमेंट्स थी या न्यू रूल्स आए हैं वो रश में बनाए गए हैं, उनमें वेगनेस थी या कोई इनकंसिस्टेंसी विद एग्जिस्टिंग रूल थी या डेफिनेटली उनके अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसको कि जब प्रैक्टिकली जब कोर्ट में देखा गया या जब एप्लीकेशंस फाइल की गई, जब उनके डिसीजंस आना शुरू हुए तो वो कंट्राडिक्टरी हो गए। एक केस वर्कर उसको कुछ डिसाइड कर रहा है, दूसरा केस वर्कर उसको बिल्कुल अपोजिट डिसीजन दे रहा है। तो ये चीज़ ने इतनी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी जो है वो जो है इस खासतौर पर लीगल फील्ड के अंदर, इमिग्रेशन में अंदर इतनी ज़्यादा इसको जाहिर कर दिया कि उनको बहरहाल एक्शन लेना पड़ा और उसके अंदर कुछ चेंजेस भी देनी पड़ी उनको। आप देखें ना जो FM की जो थ्रेश होल्ड उन्होंने इनकम का दिया है वो 18,600, लेकिन जजेस कहते हैं कि ये जो है वो टू मच हाई है। जो एक नॉर्मल बंदा यहाँ पे 40 आवर्स पर वीक करके कमाता है। रिमाइंड करवाऊंगा, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, रिमाइंड करूंगा जो के टेस्ट जो अप्लाई किया गया था, जो कि 9 जुलाई 2012 से पहले के जो भी केसेस थे उनके अंदर के टेस्ट अप्लाई किया गया। उसके अंदर बेसिक रूल ये था कि जितना एक बंदा एंटाइटल होता है बेनिफिट्स के लिए उसके इक्विवेलेंट अमाउंट उसकी इनकम होनी चाहिए। अगर वो देखा जाए वो बहुत लो इनकम है, तो अगर उसको अगर आप कंपेयर करें 18,600 के साथ तो वो बहुत लो इनकम बनती है। इसी वजह से जो अभी जो रिसेंट जो जजमेंट्स आई खासतौर पर जो जस्टिस ब्लेक की है उसमें खास तौर पर उन्होंने उसी को के टेस्ट को क्राइटेरिया बनाते हुए उन्होंने 12 से 13 हज़ार जो है वो सालाना जो इनकम एवरेज इनकम कंसिडर किया उसको। वो ये मामला आपको पता है कि अभी कोर्ट ऑफ अपील के अंदर मार्च में उसकी हियरिंग भी आ रही है इसकी, तो होपफुली इसको डेफिनेटली इसको रिड्यूस किया जाएगा क्योंकि ये डिजायर्ड भी है। इसमें तो हम पूरा प्रोग्राम भी करें तो टाइम हमारे पास कम होगा, हमने दूसरी चीजें भी कवर करनी है। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद लॉ। आप इस पे फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। वो ये है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो फोकस है वो ऑन रॉन्ग काइंड ऑफ इमिग्रेंट्स है, ठीक है। जो मैं देखता हूँ कि अगर कोई जो भी इमिग्रेंट्स ट्रेडिशनली आते रहे हैं अंडर द इमिग्रेशन रूल, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर यूके इकोनॉमी एंड सोसाइटी बिकॉज दे वर्क, दे पे टैक्सेस, दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी एंड इकोनॉमी एंड एवरीथिंग। वेयर जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं थ्रू EEA लॉज, they're not contributing on equal basis and they are also becoming burden on taxmen and state benefits. What do you say? That's my personal view. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको इक्वलाइज करने के लिए ही और जो डेफिसिट उनको वहाँ पे आ रहा है उस डेफिसिट को वो कवर अप करने के लिए वो इस तरफ से वो लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली जो दूसरे इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर बर्डन बन रहा है। जब हम FM की बात कर रहे हैं अपेंडिक्स FM के हवाले से और ख़ास तौर पे जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो चेंजेस आई हैं उसकी जब हम बात करते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जो जैसा कि अभी साजिद ने भी बताया कि ह्यूमन राइट्स को कन्वेंशनल लॉ के अंदर डील नहीं किया जा रहा बल्कि उसको रूल्स के तहत पैराग्राफ 276 AD के तहत ही उसको डील किया जा रहा है। डेफिनेटली इसका एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा है जो जिन लोगों के जेन्युइन राइट्स जो इन्फ्रिंज हो रहे हैं उनके ऊपर डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उनको बहरहाल अगर उनको सुनवाई अगर नहीं होती तो उनको हायर कोर्ट्स के पास जाना पड़ता है, जुडिशियल रिव्यू में जाना पड़ता है, रेमेडी सीख करनी पड़ती है। तो इसके इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी इसके ऊपर काफ़ी वर्क होने वाला है जो कि शायद अगले साल में हम तवक्को करते हैं कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ पॉजिटिव लेजिस्लेशन आएगी। अभी तक जो लेजिस्लेशन आ रही है वो बहुत स्ट्रिक्ट है और मैं तो एग्जेक्टिव पॉलिसीज में अमेंडमेंट्स आ रही है, लेजिस्लेशन तो हो नहीं रही इमिग्रेशन लॉ पे। एग्जेक्टिव पॉलिसीज ये, लेकिन जो भी पॉलिसीज आ रही हैं वो ह्यूमन राइट्स को डेफिनेटली इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, स्पेशली जो कि नहीं कर सकते और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल है सिर्फ वोटर्स को खुश करने के लिए कर रहे हैं। इसका कोई इन रियल स्ट्रिक्ट और सेंस तो लीगल इफेक्ट कोई भी नहीं होना, क्योंकि जो भी पॉलिसी बन रही है वो कोर्ट में जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। डेफिनेटली अगर इसी चीज को अगर लेजिस्लेशन के लिए पेश करेंगे तो आई डोंट थिंक कभी भी अप्रूव होगी ये। इसी वजह से ये सिर्फ जो है वो सेकेंडरी लेजिस्लेशन के जरिए ही आ रही है, पॉलिसी है, ये एग्जीक्यूटिव पॉलिसी है, इसका नथिंग टू डू विद द प्योर लेजिस्लेशन। हाँ जी 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 ठीक है, इस पे तो बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा नाज़रीन को अच्छी खबरें भी हमें देनी चाहिए। तो मैं बताता चलूँ कि इस साल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रही है यूके बॉर्डर एजेंसी की। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा केसेस रिजॉल्व किए हैं और उनकी जो बेसिक जो क्रक्स था वो काफ़ी पॉजिटिव था। मैंने देखा कि जो केसेस काफ़ी अर्से से पेंडिंग थे
उनको रिजॉल्व किया और पॉजिटिव वे में रिजॉल्व किया, एटलीस्ट लोगों को डिस्क्रिशनरी लीव मिली है। तो इस बारे में मैं पैनल से उनके एक्सपीरियंसेस लूँगा, उनके इस साल कैसा एक्सपीरियंस रहा है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस साल पे, जो स्पेशली जो फीमेल जो थे यहाँ पे इमिग्रेंट जो कि सेटल्ड नहीं थे, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एटलीस्ट डिस्कशन लीव दी है, चाहे थोड़े अरसे के लिए दी है। जी आपका क्या राय है इस बारे में, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस साल? जहाँ तक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की आप बात करें, जब मैंने जो केसेस किए हैं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा। एक तो काफ़ी उन्होंने एक्सपीडाइट किया केसेस को, विद इन 2 to 3 मंथ्स उन्होंने केसेस को डिसाइड किया। कई पेंडिंग केसेस जो पिछले साल के केसेस थे उनको भी इस साल में डिसाइड किया, और मोस्टली जो है वो केसेस पॉजिटिवली डिसाइड हो रहे हैं। ये जो है एक बड़ी एक जैसे कि आपने कहा कि एक अच्छी खबर है जो कि इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली। अगर आपके केस पे ज़रा सी भी रूल से मुताबिकत मौजूद है तो डेफिनेटली दैट्स गोना वर्क, और आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपको, अगर रूल्स के मुताबिक नहीं तो बहरहाल आपको आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स और जो ह्यूमन राइट्स के तहत या उसके अलावा जो आपको कोई ना कोई रेमेडी जो है वो प्रोवाइड करे। जी साहब, आपका 6 साल से आप काम कर रहे हैं, आपका क्या लगा इस साल? आपके कोई चेंजेस देखी आपने होम ऑफिस की अप्रोच में और लोगों की अप्रोच में? नहीं, लोगों की अप्रोच में ये डिफरेंस आया है कि लोगों को ये समझ लग गई है कि अगर वो यहाँ पे रह रहे हैं और इलीगल रह रहे हैं तो उनको एटलीस्ट एप्लीकेशंस डालनी चाहिए कि किसी ना किसी स्टेज पे उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से या लॉ की तरफ से कुछ ना कुछ उनका भला हो जाएगा किसी हिसाब से। तो आई थिंक कि ये बहुत बेहतर हुआ है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस तरफ जा रहा है कि वो डिस्क्रिशनरी लीव भी दे रहा है। आपको मतलब शऊर आता जा रहा है लोगों में, लोगों को भी, उन्हें भी समझ आ गई कि हाइडिंग होनी रह सकते, उन्हें एप्लीकेशन देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, और हम ये वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इलीगल रह रहे हैं, उनको एप्लीकेशन एटलीस्ट डालनी चाहिए, ताकि क्योंकि अगर वो नहीं डालेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फिर भी पता है कि वो इस मुल्क में रह रहे हैं और किसी वक्त भी उनके जो है वो शिकंजे में आ जाएंगे। तो इट्स बेटर कि वो एप्लीकेशन डाल दें एटलीस्ट। जी अतिया, मैं हमेशा प्रोग्राम में भी कहता हूँ और वैसे भी हमें क्वेश्चन भी आते हैं। हमारे जो साल का हमने जो कैलकुलेशन की है, कोई 40 to 50% क्वेश्चन, इवन जो स्टार्ट था हमारा फर्स्ट 6 मंथ, 80% क्वेश्चन पे आता है जी कोई पॉलिसी आ रही है, कोई कंसेशन आ रही है, आपको पता है एमनेस्टी आ रही है, आप कब आएगी ये? तो हम हमेशा कहा करते थे जी देखें, कंसेशन ऑलवेज इज देयर, कंसेशन इज ऑलवेज देयर, ठीक है, बट यू विल गोइंग टू गेट बेनिफिट ओनली इफ देयर इज समथिंग पेंडिंग फॉर यू, बिकॉज द पीपल हु गेट बेनिफिट्स are the people who are in the knowledge of Secretary of State or whose cases are pending with the Secretary of State, they get priority. आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? आप ठीक कह रहे हैं, इस बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ कि वाकई हमारे पास जो भी क्लाइंट आते हैं, हम उनको किसी भी हवाले से यही उनको फर्स्ट एडवाइस करते हैं कि अगर आपका कोई केस होम ऑफिस में पेंडिंग नहीं है तो प्लीज़ आप कोई ना किसी हवाले से अपना कोई केस डाल दें। कुछ ना कुछ रीज़न तो होती है। देखें, अगर आपके पास क्लाइंट आया, आप उसे पहला क्वेश्चन करेंगे जी, अगर वो कहता है जी मैं यहाँ लीगल नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, तो ठीक है जाओ वापस। अगर नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? जी मेरी ये रीज़न था, तो उसी रीज़न पे तो आपने केस करना है। बिल्कुल, अगर आप जाना नहीं चाहते तो आपको चाहिए कि कोई ना कोई केस जरूर जो है ना वो होम ऑफिस में डाल जो भी आपकी रीजन है, बिल्कुल, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कम से कम ये नहीं आपका हो सकता कि आप बिल्कुल आउट ऑफ टच थे, आप किसी ना किसी हवाले से कोई ना कोई केस जरूर डालें। और मसाजी से पूछूंगा, मसाजी इस पे पता है क्रेडिबिलिटी बड़ी इफेक्ट होती है जब आप एनकाउंटर्ड होते हो या पकड़े जाते हो, आप कुछ भी कहते हो आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो होती है। बिल्कुल, और हमेशा ये समझा जाता है कि आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप बचना चाह रहे हो, वापस नहीं जाना चाह रहे। बिल्कुल सही बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि जिन लोगों को जो इलीगली उन्हें पकड़ा जाता है, उसके बाद फौरी तौर पर वो क्या काम करते हैं कि वो असाइलम क्लेम कर देते हैं, कुछ भी कहते हैं, जो भी एप्लीकेशन आप करते हैं। मोस्टली जब आप पकड़े जाते हैं, एप्रीहेंड हो जाते हैं, डिटेन हो जाते हैं, उसके बाद उनके पास ऑप्शन ज़्यादातर या ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन कर देते हैं या फिर वो असाइलम क्लेम कर देते हैं। इन दोनों सिचुएशंस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि ऑल एप्लीकेशंस के अंदर आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू से लेकर आखिर तक। बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि जो लोग होते हैं वो गलत डिटेल्स शुरू में देते हैं, उसके बाद फिर चेंज करते हैं, इस तरीके से भी उनकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो डैमेज हो जाती है। उन्हें फौरी तौर पर चाहिए कि सोलिसिटर से रब्ता करें, उनसे अपनी कोई ना कोई मुनासिब जो भी एप्लीकेशन आपकी बनती है वो डालें, बजाय इसके कि जब आप किसी प्रॉब्लम में आए उस वक्त आप असाइलम क्लेम करें। असाइलम तो जब आप क्लेम करते हैं पकड़े जाने के बाद, उसी वक्त ही आपकी जो क्रेडिबिलिटी वो डैमेज हो चुकी होती है, क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो यही है कि जब आप असाइलम क्लेम करना चाहते हैं, जो ही इस कंट्री के अंदर आते हैं उसी वक्त आपको असाइलम क्लेम कर देना चाहिए, अनलेस कि आपका कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसिस हों
कि आपको फेयर बाद में पैदा हुआ हो, सरप्लस क्लेम करना हो, फिर वो डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। लेकिन पकड़े जाने के बाद जब असाइलम क्लेम करते हैं तो उसी वक्त ही आपका केस वर्कर भी बाइस हो जाता है और जज भी बाइस हो जाता है। जी बिल्कुल, मैं भी बल्कि इस बात से 100% एग्री करूंगा कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो आपने खुद मेंटेन करनी है बर वक्त एप्लीकेशन फाइल करके। इसी वजह से जो है वो विद इन टाइम लिमिट एप्लीकेशन फाइल करने को इंकरेज किया जाता है। और उसके बाद जो खासतौर पर जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर 28 डेज का जो ग्रेस पीरियड दिया गया है वो भी इसी वजह से दिया गया है ताकि आपको विद इन टाइम लिमिट जो है आपकी एप्लीकेशन फाइल करने को इंकरेज किया जा सके। इसमें ख़ास बात एक ये आती है, जब आप किसी भी वजह से कोई भी जो हमारे इमिग्रेंट्स आती हैं अगर ओवरस्टे हो जाते हैं तो उनको जो सबसे जो पहले जो प्रॉब्लम आ सकती है वो यही आती है, होम ऑफिस की तरफ से उनसे जो रब्ता किया जाता है। आजकल जो उनकी एक नई जो एजेंसी जिसके लिए वो काम कर रहे हैं कैपिटा सर्विसेज के ज़रिए, तो ये लेटर अगर आपके पास आता है तो मेरे नज़दीक आपको इसको खतरे का एक अलार्म समझना चाहिए और आपको फौरी तौर पे कोई प्रॉपर एडवाइस लेनी चाहिए। और जैसा कि अतिया ने भी पहले बताया कि जो भी आपके सर्कमस्टांसेस है उसके मुताबिक आपको एप्लीकेशन ज़रूर फाइल करनी चाहिए। विदाउट एनी एप्लीकेशन आप एप्रीहेंड डेफिनेटली करेंगे और आपकी क्रेडिबिलिटी लैक करेगी और इसका असर आपके उस डिसीजन के ऊपर होगा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आपके उस बाद में फाइल किया। कॉल आ रही हैं, हम थोड़ी सी कॉल्स अब शामिल करें। नाज़रीन बैठे हैं, उनके प्रॉब्लम भी थोड़े हम उनको जवाब भी देना है। जी हेलो 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 जी, आपकी कॉल मिल चुकी है। हेलो सर जी। जी जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर जी मैं ना 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਐਫਐਲਆਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਪਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हेलो जी जी, बताएं बताएं। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਅਪੀਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ जाना नहीं चाहते हैगे ਤੇ मैं कहना भी इथों चल जाइए। ਤੇ आपका क्वेश्चन समझ आ गया। आपको ब्रेक के बाद हम जवाब देते हैं। जी हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो 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 जी, आपकी कॉल मिल चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं नूरीन बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। क्वेश्चन है कि मेरी फ्रेंड रेफ्यूजी स्टेटस पर है और उसको रेफ्यूजी स्टेटस लिए 1 साल हो गया है और वो अब किसी ब्रिटिश बंदे से शादी करना चाह रही है। क्वेश्चन ये है कि शादी के बाद क्या उसका स्टेटस जो है रेफ्यूजी स्टेटस खत्म हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई करे कि रेफ्यूजी स्टेटस फिनिश हो जाए? ठीक है, आपको ब्रेक के बाद हम जवाब देते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी हम नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ महमूद। जी जी महमूद साहब। मैं 2003 में आया था स्पोर्ट्स वीजे पे। ठीक है। वो तकरीबन 6 माह बाद मेरा शादी खत्म हो गई थी और मुझे 2005 में मेरा वीजा एक्सपायर हो गया था। ठीक है। 2007 में मैंने 8 में शादी की अगेन। उसमें मैं ब्रिटिश सिटीजन है, मेरी वाइफ एंड मेरी एक बेटी भी है। मैंने वो डिस्क्रिप्शन लीव के लिए दरखास्त दी थी, वो उन्होंने रिफ्यूज करके चुकुम्बा का केस भी लगाया, सारा कुछ डॉक्यूमेंट फुल डॉक्यूमेंट भेजे, उन्होंने फिर रिफ्यूज कर दिए। ठीक है। फिर जब मैं वो रिफ्यूज किया उनको, फिर डिस्क्रिप्शन के लिए फिर मैंने उनको भेजा कि डिसीजन आप फिर लें। और अभी उनको भेजे हुए मुझे 4 साल हो गए, कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। MP के लेटर 3 साल हो गए लगातार भेजते हुए। वो यही कह रहे हैं कि हमने आपका केस नहीं देखा, जब देखेंगे तो आपको जवाब देंगे। अभी मैं इतनी परेशानी में हूँ, ना काम कर सकता हूँ, ना आपका क्वेश्चन मुझे समझ आ गया। हम आपको गाइड करते हैं कि आप कैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फोर्स कर सकते हैं कि आपके केस में डिसीजन दे। आप हमारे साथ रहेगा, ब्रेक के बाद आपको जवाब देते हैं। जी हम नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो हेलो जी, आपकी कॉल मिल चुकी है। हेलो जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं खान बोल रहा हूँ शेफील्ड से। ठीक है, टीवी बंद करें और फोन पे मेरे साथ बात करें। आप बाद में टीवी ऑन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं खान बोल रहा हूँ शेफील्ड से।
मेरा क्वेश्चन ये है कि एक माइनर ने अप्लाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मदर बीइंग इंग्लिश टू सेटल इन इंग्लैंड, उसके एप्लीकेशन को इसलिए रिफ्यूज किया गया कि he had not declared that he was refused visitor's visa some 10 years ago when he was 5 years old. Okay. His appeal against that question is whether they can apply that omission which was absolutely genuine against him in his application, and also they've said that he would attract a 10 years ban. Yeah, that's right. The first question. Second question is, can he apply fresh, declaring that he was refused a visitor's visa before? ठीक है, आप just stay with us. We'll answer your question after the break. जी नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं. हेलो हेलो, जैस आपकी कॉल मिल चुकी है. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा ये सवाल था कि मैं टायर 1 वीज़ा के ऊपर हूँ और मेरी वाइफ मेरी डिपेंडेंट है. तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर वो 5 साल बाद आपका जो है ना ऑटोमेटिकली वो आप इंडेफिनिट के लिए हो तो जाते हैं, तो इस दौरान में क्या डिपेंडेंट के ऊपर कोई होता है कि वो मुल्क से कितनी देर वो बाहर रह सकती हैं? कि ये मतलब मैंने क्योंकि मुझे पता कि मेन एप्लीकेंट के ऊपर तो है ना कि पता नहीं कोई मेरे ख्याल है कि 180 दिन. अब डिपेंडेंट की मेंटेनेंस की ड्यूरेशन पूछ रहे हैं. सवाल ये था कि जी हमारी बेटी हुई थी इसी साल, तो कुछ वजूहात की वजह से वाइफ को जाना पड़ गया पाकिस्तान. तो वीज़ा यहाँ से नहीं लगवाया, लेकिन उसके ना वो पासपोर्ट वो बन गया था, आईडी कार्ड भी यहीं से पाकिस्तानी एम्बेसी से बनवा लिया था. तो क्या उनके लिए वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई करने पड़ेगा वीज़ा पाकिस्तान से, और वो कौन सा होगा सर? ये मेरा सवाल है. ठीक है जी, हम नादिन ब्रेक पे जा रहे हैं. ब्रेक के बाद हमारे साथ देखा, हम ब्रेक पर इन सारी कॉल का भी जवाब देंगे और आपसे नई कॉल भी लेंगे. ब्रेक में जाने से पहले आपकी कॉल ले रहे थे. जैसे हमने वादा किया था कि हम ब्रेक में आने के बाद आपके सवालों का जवाब देंगे और उसके बाद हम नई कॉल लेंगे, उसका जवाब देंगे और हम अपने डिस्कशन जारी रखेंगे. जी yes, Mr. Farooq. First question was from, sorry, I missed the name. A person came here on student visa. He's been studying for 9 years now. The college get closed. The rule says he needs to continue studying. Otherwise, he needs to go back to his home country. But he is concerned that he's 10 years near to complete, and on reaching 10 years, he can apply for indefinite leave. What do you advise? Should he enroll in new college or should do nothing? Yes, Assalamu alaikum. He should immediately apply for a new college, enroll on that, and then apply under Tier 4, make a Tier 4 application to the Home Office. Yeah, that's your advice. That's my advice. That's brilliant. Then the next question, जी साहब आपको question समझ आया था. Our next question is simple, that what is the appeal processing time and when would you get date of hearing? आपको hearing की डेट कब आएगी? आपने अपील फाइल कर दी है? जो अभी तक मेरे देखने में है, जो हम अपीलें फाइल कर रहे हैं, अगर हम दिसंबर में बैठे हैं तो आपकी हेयरिंग टाइम जो लाइकली है वो सितंबर नेक्स्ट ईयर आएगा. सितंबर 2014 के अराउंड आपको हेयरिंग टाइम मिलेगा. उससे नेक्स्ट था जी 9 जुलाई से पहले एप्लीकेशन की थी, लेकिन 9 जुलाई के बाद वाले रूल अप्लाई हुए आपके ओपिनियन पे. हाजी साहब आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है? जो 9 जुलाई के बाद चेंजेस आई थी, जिन लोगों ने एप्लीकेशंस जो तो की थी वो 9 जुलाई से पहले की थी, चूँकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पावर है कि वो रूल्स को पिछली डेट्स पर और जो बाद में जिस वक्त आप एप्लीकेशन का डिसीजन होता है उस वक्त जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं उनको वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकता है. मेन जो इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर बाकी रिक्वायरमेंट्स जो इमिग्रेशन रूल्स की हैं वो पूरी कर रहा है, वो जो हैं वो पिछली 9 जुलाई से पहले वाले रूल्स अप्लाई होंगे, लेकिन आर्टिकल 8 को वो इंटरप्रेट करते हैं अपेंडिक्स FM के तहत, इवन दो आपकी एप्लीकेशन 9 जुलाई से पहले हुई हो. तो अब आपकी एप्लीकेशन की पूरी डिटेल मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उसका स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकता. लेकिन जो आर्टिकल 8 है उसकी इंटरप्रिटेशन अंडर अपेंडिक्स FM होती है, अगर चाह आपने एप्लीकेशन 9 जुलाई से पहले की हो. अच्छा, इसमें मैं अपने जो व्यूअर्स को ये भी बताता चलूँ कि आप हमारा ईमेल एड्रेस शायद वो दिखा दें अभी आपको, तो आप अगर कोई क्वेश्चन जिनके आंसर हम ना दे सके तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हम कोशिश करेंगे आपको इसका तफसीली जवाब देने के लिए. जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि वो
जो फैमिली जिनके JR में उन्हें परमिशन मिल गई, फिर उन्हें अब राइट टू अपील मिला हुआ है, उनकी फीस नहीं कटी लेकिन उनको हेयरिंग डेट आ गई है, तो उनका क्वेश्चन था कि हमें हेयरिंग में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. आई वुड रिकमेंड और स्ट्रांगली रिकमेंड यू शुड गो and attend the appeal with some good solicitor or yourself and make good representation of all the circumstances you have and the basis on which you made application. आपको ज़रूर जाना चाहिए. जो फीस की डिडक्शन है या डिडक्शन हुई या नहीं, ये तो एक एडमिन प्रोसेस है, वो हो जाएगा, लेकिन अगर आप हेयरिंग में नहीं जाएंगे तो आपकी अपील रिफ्यूज़ हो जाएगी और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे. जिसके बाद एक क्वेश्चन था हमारे पास मिस्टर खान का. ये देखें इमरान साहब, ये क्या था? माइनर के वाले से कि 10 years ago वीजा गॉट रिफ्यूज्ड. ये वो जो था रिसेप्शन वाला, तो उन पे अब 320 उन पे लग गया. ये जो 320 अगर आपके ऊपर इन्होंने चार्ज किया इस वाले से, ये मेरा ख्याल है कि आप किस पे से अप्लाई नहीं होता कि जो मियर ओमिशंस हैं इनको इतना सीरियसली उनको नहीं लेना चाहिए. आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अगर आपको राइट ऑफ अपील मिला है तो आप अपील के जरिए, ग्राउंड्स ऑफ अपील्स के जरिए, और अगर आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिला तो आप इसी मामले को जुडिशियल रिव्यू में लेके जा सकते हैं और ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इट वॉज ए मियर ओमिशन. अगर फ्रेश, आपने ये भी क्वेश्चन किया था, आप फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं. आप जब फ्रेश एप्लीकेशन भी करेंगे उसमें भी आपको पिछले रिफ्यूजल को है वो डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन जरूर करना है कि क्या एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए गए थे और आप उनको किस तरीके से डिफेंड करते हैं. एक बात ये याद रखिए कि जब इस तरह की ओमिशंस की जाती हैं तो उन ओमिशंस की बुनियाद पे नॉर्मली जो है वो एप्लीकेशंस इनवैलिड करार देके रिटर्न की जाती है, रिजेक्ट की जाती है, रिफ्यूज़ नहीं की जाती. नॉर्मली ऐसे होता है. अगर आपके केस में ये रिफ्यूज़ हुई है तो फिर आपको अगर राइट ऑफ अपील मिले तो जैसे मैंने कहा अपील कीजिए, अदरवाइज जुडिशियल रिव्यू में इस मैटर को लेके जाइए. इसको डिसेप्शन का चार्ज है, बहुत सीरियस एलिगेशन है और इसका ऑनर्स जो है, जो बर्डन है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर इसको प्रूव करना, जो कि शायद आपके केस में पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए प्रूव करना. जी, मैं थोड़ा इमरान साहब को बैक भी करूंगा और थोड़ी वजाहत भी करूंगा. देखें, अगर आप पे जो जैसे वो कहते हैं रूल 320 अगर आप पे अप्लाई होता है तो 321 ये कहता है कि अगर आपने ओमिशन किया है या आपने मिस रिप्रेजेंटेशन की है डेलिबरेटली और इनडेलिबरेटली, नोइंगली और अननोइंगली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नॉलेज था या नहीं था. ठीक है. लेकिन जब ये कहता है तो एक केस लॉ भी एट द सेम टाइम ये कहता है कि अगर आपने ओमिशन किया है, डिक्लेयर नहीं किया कि मेरी पिछली एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी 10 years ago, तो ओमिशन में आता है. लेकिन अगर वो ये ओमिशन जो केस लॉ कहता है कि ये एक जेन्युइन इनोसेंट मिस्टेक हो सकती है, इस पे आपको इतने ड्रैकोनियन एप्लीकेशन ऑफ रूल नहीं होनी चाहिए जिसमें आपको, क्योंकि अगर आप जो आपने दूसरा क्वेश्चन था, पार्ट ऑफ क्वेश्चन कि आप नई एप्लीकेशन दे सकते हैं नहीं दे सकते, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उसी डिसीजन में लिख के दिया होगा कि आपके अंदर 327 आप 10 ईयर के लिए दूसरी एप्लीकेशन नहीं देंगे, अगर देंगे तो हम रिफ्यूज कर देंगे. तो आपको चाहिए कि पहले इसको चैलेंज करें और बताएं कि ओमिशन हुई है, क्यों, ये सारे सर्कमस्टेंस एक्सप्लेन करें और अपना जो आपका जो एलिगेशन ऑफ डिसेप्शन है इसको ख़त्म करें, कोर्ट में जाके इसकी अच्छी डिटर्मिनेशन लें अपनी फेवर में, उसके बाद आप कुछ भी करें. जी, एक और क्वेश्चन था हमारे पास, प्रोग्राम से पहले आया था, वो था वो जो एक वो था जो रेफ्यूजी हैं और उन्होंने शादी करनी है, शादी के बाद वो स्टेटस चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकती. बात यह कि अगर आप ऑलरेडी रेफ्यूजी 1 year गुजार चुकी हैं, अगर आपने ब्रिटिश सिटीजन से शादी कर ली है तो आपको आपके जो 5 years जो कंटिन्यूशन ऑफ लीव है वो दोबारा शुरू हो जाती है. आप ये कर सकते हैं अपने सर्कमस्टेंसेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपडेट कर दें कि ठीक है मुझे रिफ्यूजी स्टेटस मिला लेकिन अब मैंने शादी एक ब्रिटिश नेशनल से कर ली है, तो आप आफ्टर 4 years आपको सेटलमेंट मिल जाएगी क्योंकि अपने सर्कमस्टेंस आपने अपडेट किए हुए हैं. अगर आप सेटलमेंट में अपना स्विचिंग करना चाह रही हैं द स्पाउस ऑफ ब्रिटिश नेशनल, तो आप FLRA में एप्लीकेशन भेजेंगी तो फिर आपको अनदर 5 years गुजारने होंगे उसमें और फिर आपको सेटलमेंट मिल सकेगी. हम मेरा ख्याल है कॉल सारी हमने आंसर एक और कॉल भी थी जिसमें Tier 1 के डिपेंडेंट थे, वो पूछना चाह रहे थे कि अगर उनके डिपेंडेंट जो है वो 180 डेज से अबव जो है वो आउट ऑफ द कंट्री जो रिजाइड करते हैं तो क्या उसका इफेक्ट भी उसी तरीके से लिया जाएगा जैसा कि मेन एप्लीकेंट के ऊपर होगा. तो डेफिनेटली इसका आंसर अफर्मेटिव है कि जी बिल्कुल, अगर आपकी जो स्पाउस हैं अगर वो 180 डेज से बियॉन्ड जो है यूके से बाहर गुजारते हैं तो उनको उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, उनको वजाहत करनी पड़ेगी और सर्कमस्टांसेस जो है वो साथ एविडेंस करने पड़ेंगे कि किन वजूहत की बिना पर वो बाहर रही हैं. जो बच्चे हैं वो इसमें काउंट नहीं होंगे लेकिन मेन एप्लीकेंट और डिपेंडेंट स्पाउस जो है उनके अंदर बिल्कुल काउंट होंगे पीरियड के वाले से. जी नाज़िर, हम आपकी अगली कॉल लेते हैं. हेलो हेलो जी, आप कौन कहाँ से बोल रहे हैं? सत श्री अकाल जी. जी जी,
हाँ जी सर, मैं लंदन ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 11.5-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਸਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ वाले ਆ, कोई होप हैगी जी? शुक्रिया तो अधिकाल दा। जैसे आपने खुद बताया कि आपका केस ऑलरेडी कोर्ट में है, और चांसेस क्या है, चांसेस जो स्पेशली जुडिशियल रिव्यू में होते हैं, ये बर्डन होता है वो क्लेमेंट पे होता है, आप क्लेमेंट होता है जुडिशियल रिव्यू क्लेम में, वेरा अपील बर्डन जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे होता है, उन्होंने अपना केस प्रूव करना होता है। इसलिए आपको 2 टाइम ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, और चांसेस मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बता सकता जब तक मैं आपके डॉक्यूमेंट ना देखूँ। आप ऐसा करें कि ईमेल हमें कर दें डॉक्यूमेंट्स, आपका जो भी क्लेम फॉर्म है हम उसकी बेस पे आपको आपके चांसेस बता देते हैं जी। नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो 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 जी, कॉल आपकी मिल गई है। हेलो हाय, मैं लंदन से बोल रहा था जी जी। तो मुझे पूछना था कि मैं इधर 2001 अप्रैल में आया था, और मेरी वाइफ 2003 मार्च में आई थी, और मेरी बेटी इधर बॉर्न हुई दिसंबर 2005 में। तो मैंने पहली एप्लीकेशन की थी 2010 में, जो में उन्होंने 2010 मार्च में, और फिर उन्होंने 2010 नवंबर में उन्होंने रिफ्यूज कर दी थी। फिर हमने कंसीडर के लिए भेजी, लेकिन कोई आंसर नहीं आया 2.5 ईयर। लेकिन जब मेरी बच्ची दिसंबर 2012 में 7 साल की हो गई, उसके बाद हमने फिर से एप्लीकेशन की थी 7 साल के बेस पे, और वो भी उन्होंने 2.5 महीने में रिफ्यूज कर दी। और मेरे सॉलिसिटर का कहना ये है कि आप हम लोग जुडिशियल रिव्यू में नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि आप ओवरस्टे हो, और अभी थोड़े दिन पहले कैपिटल का लेटर आ गया था कि आप इतने टाइम से पहले कंट्री छोड़ दो। फिर मेरे सॉलिसिटर ने उनको जवाब दे दिया कि भाई हम रिमूवल डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि जब रिमूवल डायरेक्शन देते हैं तब राइट ऑफ अपील देते हैं, और उसमें हम आगे जाएंगे। वो मेरी बात समझ में नहीं आती, हम आगे क्या करें अब? तो आप बताएं प्लीज मेरे को। थैंक यू वेरी मच जी। सॉरी टू से आपकी कॉल में काफ़ी वजाहत आपने की है, लेकिन इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन हैं, वो इस सेंस में कि आपको काफ़ी ज़्यादा मिसट्रैक्ट किया जा रहा है। और वो किस सेंस में किया जा रहा है ये आप और आपके सॉलिसिटर्स को पता है, और उनको आपके डॉक्यूमेंट्स का सारा पता है और आपके केस का पता है। मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ कि आपके पास जो जुडिशियल रिव्यू का जो राइट होता है वो आपके स्टेटस पे बेस नहीं करता। चाहे आप लीगल हो या इनलीगल हो या ओवरस्टे हो, आपके पास स्टिल राइट होता है कि आप कोर्ट में जाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के डिसीजन को चैलेंज कर सकें। और जहाँ तक आपका सेकंड पार्ट था कि आप अपील में जाओगे, जब आपको रिमूवल डायरेक्शन मिलेंगी, तो रिमूवल डायरेक्शन के खिलाफ आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं होता, उनके खिलाफ भी आप जुडिशियल रिव्यू में ही जाते हो। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके किसी दूसरे सॉलिसिटर के पास जाके सेकंड ओपिनियन लो, ताकि आपको कुछ फर्दर रहनुमाई मिल सके। हम नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो हेलो, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है तो जी। हेलो जी अतिया, आप कुछ हमें बताएंगे कि वो जो साजिद साहब ने कहा कि जो अब एप्लीकेशन ऑफ रूल्स है और जो स्पेशली पॉलिसी गाइडेंस है वो रेट्रोस्पेक्टिव शुरू हो गई है, ये कहाँ का इंसाफ है और ये कैसा कानून है? मेरे ख्याल में इसके बारे में साजिद साहब भी ज़्यादा अच्छी तरह वजाहत कर सकेंगे। वो इसके अंदर 1-2 केसेस आए थे, जिसके अंदर ओडिलुला का केस था, जिसके अंदर क्लियरली उन्होंने कहा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास पावर है कि जो भी पॉलिसी है उसको वो रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पिछली डेट्स के अंदर भी विद नोटिस इम्प्लीमेंट कर सकती है। जहाँ तक अपेंडिक्स एफएम का ताल्लुक है, जहाँ तक 9 जुलाई के बाद की चेंजेस का ताल्लुक है, मुझे ये जो मेरा क्वेश्चन था, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कैसा कानून है? देखें, मैंने आज एक एप्लीकेशन भेजनी है, ठीक है, तो आज मेरे सर्कमस्टांसेस पे बेस करती है, ठीक है, आज के कानून के मुताबिक वो वैलिड एप्लीकेशन है,
कल आफ्टर 3 मंथ एक्टिव स्टेट सुबह उठे और सोचे ओ हो मैं ऐसे क्यों ना कर दूं, जैसे 97 चेंजेस आई और वो एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करा दे, तो मेरा क्या कसूर है? व्हाई शुड आई बी पेनलाइज्ड? इसमें अगर आप मुझे यहाँ पे एक जगह हम इनकरेज कर रहे हैं अपने सारे नाजरीन को और करते आए हैं लास्ट 2 ईयर से कि प्लीज हाइडिंग में रहना छोड़ दो, आगे जाओ, अपने सर्कमस्टांसेस एक्सप्लेन करो, लीगल रहना शुरू करो, एप्लीकेशन दो। तो हम उन्हें कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ठीक है जी आपने एक एप्लीकेशन दी थी वो उस टाइम तो ठीक थी, लेकिन अब कानून चेंज हो गया इसलिए वो सेक्टर स्टेट आपकी रिफ्यूज कर देगी, हम कुछ नहीं कर सकते। ये कैसा इंसाफ है? जी इमरान साहब। इसमें मेरी गुजारिश ये है कि पहली बात ये है कि ये जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के ऊपर है, ये लेजिस्लेशन के ऊपर नहीं है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है ना लॉ पे, उसका डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपको देखनी पड़ेगी वो ये है कि कुछ नए ऐसे केस लॉ डेफिनेटली आए हैं और इंटेंशन जो है वो जो जुडिशरी की वो यही रही है कि वो इसको डिस्करेज करें और उसको इनकरेज। रोड्रिगस का जो पॉलिसी आई है एविडेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिसी जो है वो तो 2 साल से चल रही है, बेशक है, वो तो 2 साल से चल रही है। रोड्रिगस का जो उसमें अब केस आ गया कि आप नहीं ज्यादा इस इनकरेज जो रोड्रिगस का जो लॉ है वो 2013 के अंदर आया है, बिल्कुल लेटेस्ट इसी साल का वो कानून है, जिसमें कि खास तौर पर ये रिक्वायर किया जाता है कि अगर उनको कोई फर्दर एविडेंस चाहिए वो इसी सूरत में आती है कि जब सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं या कोई पॉलिसी चेंज हो गई है और उनके जो एप्लीकेशन है वो प्रीवियस पॉलिसी के तहत है। थोड़ा हट के जा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आज एप्लीकेशन की है आज के सर्कमस्टांसेस पे, आज के कानून पे जी, और 3 महीने बाद सेक्टर स्टेट कुछ भी बदल देती है, तो मेरा क्या कसूर है? जी बिल्कुल ऐसी बात है। इस सूरत में उनको रिक्वायर्ड है कि वो आपको एक मौका दे तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए। वजह अगर मुझे आज मैं इंटाइटल्ड हूं एक लीव लेने का, ठीक है, और मेरी एप्लीकेशन तो आज है ना, मेरी एप्लीकेशन क्यों पेंडिंग रही है पहले 3 महीने? पहली बात तो ये है। देखिए अगर 3 महीने पेंडिंग रही है तो मेरा कसूर तो नहीं है। आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। चैलेंज क्यों नहीं हो सकता? मैं बिल्कुल चैलेंज हो सकता है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन ये पॉलिसी है, ये उन्होंने पॉलिसी अपनी एक बनाई है, अब हम उसको चैलेंज ही कर सकते हैं, उसके अलावा हम उसको मेक तो नहीं कर सकते, रीमेक नहीं कर सकते। तो ये उनकी पॉलिसी है, हमारा काम है इसको चैलेंज करना, जो क्लाइंट्स हैं उनको बेहतर रहनुमाई करना। हमारे नाजरीन को जिनको हम एनकरेज करते हैं कि देखें आप एप्लीकेशन करें, आपकी सुनवाई होगी और आप अगर कोर्ट जाएंगे आपको रिलीफ मिलेगा, आपकी दादरसी होगी। बिल्कुल। और आप हम उन्हें कैसे कहेंगे जी ये जैसे कि अभी आपने जो लास्ट कॉलर थे उनको भी आपने अच्छे तरीके से वजाहत की है, बताया उनको कि जुडिशियल रिव्यू में जाना आपका हक है, इसके लिए आपके पास स्टेटस होना या ना होना जरूरी नहीं है। हाँ, जुडिशियल रिव्यू में जाने के लिए टाइम लिमिट एक फैक्टर होता है, लेकिन डेफिनेटली वो आपके केस से मुताबिकत ही रखता है। तो आप जुडिशियल रिव्यू में कॉल आगे ठहरे, मैं कॉल ले लूं फिर हम दोबारा अपनी डिस्कशन में आते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं स्टूडेंट वीजे पे हूँ तो मैंने अपना केस भेजा हुआ है, ठीक है, तो मैं अपनी जो है ना गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा हूँ, लास्ट 10 मंथ से हंगरी की है वो, ठीक है, तो उसकी डिवोर्स केस चल रहा है उसके कंट्री में, हंगरी में। तो ऐसा कोई है ला कि मैं यूके में उसके साथ, वो शादी करना चाह रही है मेरे से इधर, ठीक है, तो मैं शादी करके मतलब जी मुजी साहब आपको बताते हैं कि आप उसके डिवोर्स से पहले शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी मुजी साहब। देखिए जी, बेसिकली लॉ तो ये है कि जब तक, क्योंकि यहाँ पे ये आपसे मांगते हैं कि आपकी जो डिक्री एब्सोल्यूट या जो डाइवोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप इमीडिएटली करने चाहते हैं किसी वजह से कि आपकी लीव एक्सपायर हो रही है या कोई और रीज़न है, तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन अपने सर्कमस्टांसेस जो है वो उनको लिख सकते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो ये हमारी जो एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस है। लेकिन मेन जो या जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि जब आपकी डाइवोर्स फाइनल हो जाए तो तभी आप एप्लीकेशन डाल लें। जब तक वो फ्री टू मैरी नहीं है वो शादी नहीं कर सकते, वो शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उनकी लीव एक्सपायर हो रही है या कोई और रीजन है, उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, हाँ, तो वो पेंडिंग कर सकते हैं। ये ना कि वो अनमैरिड पार्टनर के तौर पे तो बहरहाल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो देखें वो 10 महीने से रह रहे हैं जब तक वो फ्री टू मैरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो रह सकते हैं नो डाउट, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ अनमैरिड पार्टनर वो एप्लीकेशन भी उनकी नहीं बनेगी क्योंकि वो 2 इयर्स कंप्लीट नहीं होते उनके। जी हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने आगे कॉल की थी लेकिन आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी जी बताएं, सॉरी अगर आपका क्वेश्चन मिस हो गया हमारे से, तो वो मैं जी बताएं। तो वो 2003 में मैं आया था, तो मैंने वो शादी स्पोर्ट वीजे पे वो कैंसिल हो गई थी, फिर मैंने 2005 में वीजा एक्सपायर हो गया था, 2 साल के वीजे पे आया था, फिर मैंने वो 2008 में फिर शादी की, फिर मेरा एक बच्चा भी है, तो मैंने वो
आपको जवाब नहीं आ रहा, यही था ना आपका क्वेश्चन का, आपको जवाब नहीं आ रहा करके भेज दी कि आपको पाकिस्तान जाके अप्लाई करना पड़ेगा। जी जी, आप रिफ्यूज होगी तो फिर मैंने जी आपको हमने जवाब दिया था कि आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा, आप यहीं से अपनी आप दोबारा अच्छा था केस आप बनाए, क्योंकि आप अगर आपने जितने भी पहले एप्लीकेशन भेजी है, मेरा ख्याल है आपने अपने बच्चे को नहीं यूज किया कि आपका बच्चा जो है वो ब्रिटिश नेशनल है, क्योंकि उसकी माँ ब्रिटिश नेशनल है। अगर ये केस है तो आपको वापस जाने की जरूरत नहीं, आप किसी बच्चे सोल्सर से मिले, वो आपको पहले एक सक्सेसफुल चाइल्ड का ऑर्डर लेके देगा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। जी हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो 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 जी, आपकी कॉल मिल रही है जी। या प्लीज टीवी बंद कर दें, फिर आप फोन पे बात करें मेरे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है, उसको इस साल दिसंबर में 10 साल हो गए स्टूडेंट वीजे पे, ठीक है, और 2011 में उसने एक्सटेंशन के लिए डाला था, जो कि 7-8 महीनों के बाद उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि डिसीजन के वक्त कॉलेज बंद हो गया था। ठीक है, लेकिन 7 महीने के बाद उन्होंने जवाब दिया। जब उसने एप्लीकेशन की थी उस वक्त बिल्कुल कॉलेज वो जा रहा था और सारा कुछ ठीक था, ठीक है, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और अपील का राइट दिया। हम लोग अपील में गए तो जज साहब ने कहा कि आपको 60 डेज मिलने चाहिए, जो कि ताकि आप दूसरा कॉलेज ले लें। लेकिन जब रिटन डिसीजन हमें मिला तो उन्होंने वो डिसमिस कर दी थी अपील, उन्होंने हमें 60 डेज भी नहीं दिए और कहा कि आप अपर ट्राइब्यूनल जाइए। अपर ट्राइब्यूनल में हम लोग ने अप्लाई किया तो उन्होंने 1 साल और 1 महीने के बाद हमें जवाब दिया। इस दौरान पूरा 1 साल हम लोग उनको लेटर लिखते रहे, प्लीज हमें बताइए क्या हुआ क्या हुआ। MP के जरिए भी हमने लेटर्स डाले और सारा कुछ किया, लेकिन उन्होंने 2012 के बाद, यानी 1 साल और 1 महीने के बाद उन्होंने जवाब दिया कि हमने जवाब दे दिया था, वी आर सॉरी कि आपको नहीं मिला। तो फिर हमारे सोलिसिटर ने कहा कि हम जुडिशियल रिव्यू के लिए जाते हैं, तो उन्होंने अपील की, हमें परमिशन नहीं दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कोर्ट ऑफ अपील में फिर गए हम, तो वो भी वहां भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब वो कोर्ट ऑफ अपील में उन्होंने हमारे वकील ने डाली हुई है इसकी ओरल हेयरिंग के लिए, ठीक है, कहा हुआ है उनको। तो अब इस साल मेरे बेटे के 10 साल पूरे हो गए, तो अब समझ नहीं आ रही हमें कि अब हमें क्या करना चाहिए, कि हम किस तरह से ये आगे जाएगा मामला। क्या 10 साल के हमें वो लीगली रहा है या आपको गाइड करते हैं जी। मुझे जरा सेक्शन 3C की एक्सटेंशन तो डेफिनेटली इनकी कंटिन्यू कर रही है। मैं साथ साथ थोड़ा सा ये देखना चाह रहा हूँ कि 2010 में जब इनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है तो ये उस वक्त 60 डेज का टाइम कैसे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी पैनकिना की अथॉरिटी के पास आई थी, और पैनकिना जो रूल में थी, सब्सटैंटिएट किया गया था, पैनकिना में किया गया था। एनीवेज 60 डेज का जो टाइम लिमिट है वो उनको डेफिनेटली इनको मिलना चाहिए था, अगर अभी तक नहीं मिला। जुडिशियल रिव्यू का रिन्यूअल में इन्होंने फाइल किया हुआ है, और ये कोर्ट ऑफ अपील में है, ये परमिशन टू अपील इनको रिफ्यूज किया और ओरल हेयरिंग अप्लाई किया, जो प्रोसीजर है वो इस तरह है, ओरल हेयरिंग के लिए अप्लाई किया। जहाँ तक चांसेस हैं जो पीछे, अब मुझे नहीं पता आपके केस क्यों इतना खराब हुआ। उनका क्वेश्चन है कि जो 10 ईयर जो इनकी लीव है कंटिन्यूएशन, वो सेक्शन 3C कंटिन्यू करता है कि नहीं करता। जी डेफिनेटली सेक्शन 3C जो है इमिग्रेशन एक्ट का, वो आपको यही बताता है कि जब आपने अगर अपील जो है विद इन टाइम लिमिट फाइल कर दिया और उसकी कंटिन्यूशन रही है, तो जब तक आपके अपील राइट एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक आपकी सेक्शन 3C का राइट जो है वो एक्सटेंड रहेगा, और आपकी जो लीव है एक्सटेंडेड तस्वर होगी, यानी कि आपका 10 ईयर्स का जो पीरियड है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक आपके अपील के राइट एग्जॉस्ट नहीं होते। देखना सिर्फ आपको ये है कि आपने जो तमाम अपील्स जो हैं वो आपने विद इन टाइम लिमिट फाइल की हैं और आउट ऑफ टाइम फाइल नहीं की। बस अगर ये चीज़ ठीक है तो फिर आप अपने 10 ईयर्स कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी मजीद साहब, आप बताएंगे सेक्शन 3D इन पे अप्लाई होगा अगर उन्होंने नई एप्लीकेशन भेजनी है? 3D यही कहता है ना कि अगर आप 3C की एक्सटेंशन पे हैं तो आप नई एप्लीकेशन ही भेज सकते हैं। हाँ जी, और उनके 10 ईयर तो पूरे हो चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि हमें 10 ईयर्स लॉफुल रेजिडेंस है तो हम साथ ही इंडेफिनिट लीव टू रिमेन डाल दे। देखें जैसे इमरान साहब ने बताया कि अगर उनकी सारी कंटिन्यूटी चल रही है तो वो एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं और वही अप्लाई होगा कि उनकी जो कंटिन्यूटी है वो चलती रहेगी। जी राज साहब, आप कुछ रानमाई करेंगे 3C के तहत? 3D की हाँ, जब तक आपकी अपील पेंडिंग है उस वक्त तक आप नई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि जब आपकी अपील लास्ट जो वेन्यू है वहाँ से भी रिफ्यूज़ हो जाए इन केस,
तो फिर उसके बाद आप फौरी तौर पर अपनी 10 ईयर की बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। और ये इंक्लूड करें उसके अंदर कि 3C के तहत उनका जो लीव टू रिमेन था वो एक्सटेंडेड था जब तक उनका केस पेंडिंग रहा है कोर्ट ऑफ अपील तक। तो उसके तहत लॉफुल, क्योंकि बेसिकली उनकी रिक्वायरमेंट है कि 10 ईयर लॉफुली इस कंट्री के अंदर गुजारना। अगर वो एप्लीकेशन भेजते हैं तो अपील विड्रॉ कर लें, अपील विड्रॉ करके भी नई एप्लीकेशन कर सकते हैं, या अगर आखिरी वेन्यू पे कंक्लूड हो जाती है और उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ अपील के बाद 28 डेज आप कर विदिन 28 डेज आप नई एप्लीकेशन। प्रिंसिपल तो ये ना कि मैंने लास्ट कॉल लेनी है, सॉरी मैंने लास्ट कॉल लेनी है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है जी। हम अपने आखिरी कॉलर की तरफ बढ़ते हैं 2013 के जी। कौन कहां से बोल रहे हैं? हेलो जी हेलो हेलो, yes, I'm speaking from Birmingham. Okay. And I want to ask a few questions about life in the UK book. Okay. I wanted to ask, what chapters do you need to revise? I'm not author of the book, sorry. I can advise you on